हाय लिसनर्स, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ऑफिस पहुंचकर अभिनव ने ऑफिस की मीटिंग्स अटेंड की और उसके बाद वो विला के लिए निकल गया। पीयूष और माही भी घर से मूवी और शॉपिंग का कहकर निकल गए थे। रोहित और शोभित भी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स लेकर विला पहुंचे। सभी विला में थे, तभी शोभित और रोहित ने उन्हें केस के एक और राज से वाकिफ कराया। रोहित ने बताना शुरू किया। रोहित बोला, सर, हमें मैसूर क्राइम सीन पर जो एविडेंस के रूप में डॉल्स मिली थी, उन पर 7 अलग लोगों के ब्लड सैंपल्स मिले हैं और साथ ही विक्टिम के ब्लड सैंपल्स भी मिले हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि हम जो यह अंदाज़ा लगा रहे थे कि यह सब 2 जगहों पर एक साथ हो रहा है, वैसा नहीं है। जो गुड़िया डॉल्स हमें उस घर से मिली थी, उन पर 7 अलग अलग लोगों के सैंपल मिले हैं और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि 7 गुड़ियों पर अलग अलग लोगों के सैंपल हैं, यानी कुल 49 अलग लोग। यहाँ तक कि इन गुड़ियों पर जानवरों के खून के सैंपल भी मिले हैं। रिपोर्ट्स की एज रीडिंग से यह पता चला है कि सैंपल में 7 इंसानों और 1 जानवर के खून का सैंपल 7 साल पुराना है। इसी तरह अन्य लोगों के जो खून के सैंपल मिले हैं, वे क्रमशः 6, 5, 4, 3, 2 और 1 साल पुराने हैं। इसका मतलब है कि यह हत्याएं हर साल हुई हैं और हर साल अलग अलग लोगों ने की हैं। सर, ये तो बिल्कुल साफ है कि यह रैकेट बहुत बड़ा है और यह हर साल होता है, न कि हर 7 साल में एक बार, जैसा कि आपने बताया था। माही बोली, अगर इतने लोगों की हत्या की गई है, तो इन लोगों के बारे में कोई गुमशुदगी मिसिंग कंप्लेंट की रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं हुई? और अगर रिपोर्ट दर्ज हुई भी है, तो हमें आज तक इसके बारे में पता क्यों नहीं चला? तभी शोभित बोला, जैसे मैसूर वाले केस में लोग अलग अलग जगहों से थे, हो सकता है इन मामलों में भी ऐसा ही हो। मैसूर वाले केस में अपराधी बेंगलों का रहने वाला था, इसलिए हमें उस केस में उसकी संलिप्तता इन्वॉल्वमेंट मिल गई थी। पर अगर केस यहाँ का ही न हो, तो कोई यहाँ गुमशुदगी की रिपोर्ट कैसे दर्ज कराएगा? तभी माही ने कहा, और अगर ये लोग अलग अलग जगहों से हैं, तो हम इतनी जल्दी इन सभी मिसिंग केस को कैसे खोजेंगे? हम तो इन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं जानते, और अगर हम पूरे कर्नाटक में इन लोगों को ढूंढना शुरू करें, तो आखिर किस आधार पर? क्या सिर्फ एक डीएनए के आधार पर? पीयूष बोला, ये काम हम अपने सूत्रों सोर्सेस के जरिए करवा लेंगे और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। पर हमें इस सब का सच जानने के लिए उस पंडित जी के पास जाना होगा। मैंने अपने आदमियों को उन पर नज़र रखने को कहा था और हमें उनकी गतिविधियों एक्टिविटीज़ से कुछ सुराग मिले हैं। सच तो यह है कि अब तक बहुत सारे सुराग हमें उन्होंने ही पहुंचाए हैं, यहाँ तक कि उस घर के बारे में भी सुराग हमें उन्हीं की वजह से मिला था। हैरानी की बात यह है कि हम जो भी जानकारी ढूंढते हैं, वो हमें बहुत आसानी से मिल जाती है, जबकि इन हत्यारों की तरफ से कोई हलचल रिएक्शन नहीं होती। जैसा कि रोहित ने कहा, इनका रैकेट बहुत बड़ा है। अगर अब तक इन हादसों और क्रिमिनल केसेस के बारे में हमें या किसी और को पता नहीं चला, तो सोचिए ये कितनी सफाई से इन सब को अंजाम देते आए होंगे। और अचानक हमने जागृति का केस खोला और एक एक कर जांच करने पर हमें सब कुछ बिना किसी रुकावट के मिलता गया। जो लोग आज तक अपना काम इतनी सफाई से करते आए हों, क्या उन्हें हमारी जांच के बारे में पता नहीं चला होगा? तो फिर उन्होंने हमें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? या फिर उन्होंने कोशिश तो की, पर हमारे पास पहुंचने से पहले ही उन कोशिशों को किसी और ने नाकाम कर दिया। हमने इस केस को वहीं से शुरू किया था। वो पंडित जी निश्चित रूप से कुछ जानते हैं और चाहते हैं कि हम इस सच को बाहर निकालें। इसलिए हमें इस केस को फिर से वहीं ले जाना होगा जहां से शुरुआत हुई थी। वो पंडित बहुत कुछ जानता है और उसी ने आज तक हमारी इतनी मदद की है। पीयूष की बातें सुनकर अभिमन्यु के अलावा बाकी सभी वहां हक्के बक्के रह गए। शोभित बोला, हमने तो इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया कि कैसे हमें एक के बाद एक सबूत मिलते जा रहे थे और हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही थी। शोभित ने आगे कहा, अगर ऐसा कुछ है, तो उस पंडित ने आप लोगों को ये सब पहले ही क्यों नहीं बताया? और अगर उसे सब पता ही था, तो हम इतने समय तक इन सारी चीज़ों में अपना वक्त बर्बाद करने के बजाय सीधे उसे ही क्यों नहीं ढूंढते? माही बोली, पर क्या होता अगर पंडित हमें सब बता देता और हम मान जाते?
हो सकता है शायद हम उसका भरोसा न करते, इसीलिए उसने हमें सब कुछ खुद ढूंढने पर मजबूर किया। और हमें खुद तलाश करने पर इतना कुछ पता भी तो चला। अब इस बात को हम यहीं छोड़ते हैं और उस पंडित से मिलने चलते हैं। वे सभी एक साथ पंडित जी से मिलने कुलदेवी के मंदिर चले गए। मंदिर पहुंचने के बाद वे उस आश्रम में गए जहां अभिनव के आदमियों ने पंडित को एक कमरे में बंद लॉक करके रखा था। वे लोग कमरे में पहुंचे और पीयूष ने उसके सामने बहुत सारी तस्वीरें रख दीं। पीयूष बोला, अब हमें अपने बारे में बताना शुरू करो, क्योंकि तुम यहाँ के असली पंडित नहीं हो और न ही यहाँ के पंडित के बेटे हो। वे लोग तो कई साल पहले ही मर चुके हैं। पीयूष के मुंह से यह बातें सुनकर पंडित हैरान रह गया। पंडित बोला, तुम्हें ये कैसे पता? तुम्हें ये तस्वीरें कहाँ से मिली? ये तस्वीरें पुराने पंडित और उनके परिवार की थीं। पंडित ने आगे कहा, अगर तुमने इतना पता लगा ही लिया है, तो तुम्हें ये भी पता चल ही गया होगा कि मेरा और उस पंडित का क्या रिश्ता है। पीयूष बोला, हाँ, तुम्हारे पिता उनके भाई थे और वो भी सगे, पर उनकी माँ अलग थी। इस रिश्ते से तुम उनके भतीजे हुए और आज तक इस केस में तुमने ही हमारी मदद की है, मुझे ये भी पता है। पंडित बोला, हाँ, मैं उनका भतीजा ही हूँ और मैं ही तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। रोहित बोला, अगर तुम्हें इतना कुछ पता था तो तुमने पहले किसी को कुछ क्यों नहीं बताया? और तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता चलीं? पंडित बोला, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। उसने बताना शुरू किया। ये तब की बात है जब मैं 16 साल का था, यानी आज से 14 साल पहले। मेरे पिताजी मेरे बड़े पापा के काम में हाथ बटाया करते थे। वे लोग बड़े बड़े लोगों के लिए पूजा पाठ करते थे और इस मंदिर की सेवा हमारे पुरखों से होती आ रही थी, इसलिए वे इसकी भी देखभाल करते थे। मेरे पिताजी ज्यादातर मंदिर की ही जिम्मेदारी संभालते थे। हम सब बहुत खुश थे। हमारा एक प्यारा सा परिवार था जिसमें मैं, मेरे पिताजी, मेरी माँ और मेरी एक छोटी बहन थी। पर फिर वह मनहूस दिन आया जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। बड़े पापा ने उस दिन मेरे पापा को एक घर में बुलाया था। वहाँ एक बहुत बड़ा हवन होना था। अक्सर ऐसा होता था कि जब भी कोई बड़ी पूजा होती थी तो मेरे पापा भी जाया करते थे। पिताजी के जाने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ निकल गया। घर पर माँ और छोटी बहन थीं। दोपहर में बड़ी माँ आई और उन्होंने कहा कि बड़े पापा ने उन्हें और बाकी सबको उस घर में भोजन के लिए बुलाया है। मेरी माँ ने मेरा इंतजार करने को कहा, पर बड़ी माँ बोली कि उनका बेटा मुझे बुला लेगा और मैं उसके साथ आ जाऊंगा। माँ उनके साथ चली गईं। इत्तेफाक से वे जिस रास्ते से जा रहे थे, मैं उसी रास्ते के पास एक मैदान फील्ड में था। उनकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी, पर मैंने उन्हें देख लिया था। मैंने उन्हें आवाज़ दी, पर उन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंची। तब मैंने उनका पीछा किया और पीछे पीछे उस जगह पहुंच गया जहां मेरी दुनिया उजड़ने वाली थी। मैंने सोचा कि पहले खिड़की से देख लूं कि अंदर क्या हो रहा है, फिर माँ के पास जाऊंगा। वे लोग अंदर चले गए और मैं खिड़की के पास पहुंचा। जहां से मैंने अंदर देखा, वहां बहुत सारे लोग काले कपड़ों में खड़े थे और सभी ने अपना सिर झुका रखा था। उनके बीच एक घेरा सर्कल बना था जहां करीब 14 लोग बैठे थे, जिनमें मेरी माँ, पिताजी और छोटी बहन भी थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी के वश कंट्रोल में हों। मैंने अंदर जाना सही समझा और दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। मुझे अपने माता पिता से मिलना था और पूछना था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, पर दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही एक बूढ़े इंसान ने मुझे रोक लिया। उसने कहा कि अगर मैं अंदर गया तो मैं भी मारा जाऊंगा। ये सुनते ही मेरे मन में एक ही ख्याल आया कि मेरे परिवार वाले भी मारे जाएंगे क्योंकि वे सब अंदर ही थे। मैं अंदर जाने के लिए और भी बेचैन होने लगा, पर किसी तरह उस इंसान ने मुझे वापस खिड़की के पास लाकर खड़ा कर दिया। मैंने सोचा कि चिल्लाकर उन्हें बुला लेता हूँ। मैंने बहुत शोर मचाया, पर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच ही नहीं रही थी। उस बूढ़े ने मुझे छोड़ दिया। मैं दरवाजे के पास गया पर उसे खोल नहीं पाया। बहुत खटखटाने पर भी मेरी आवाज़ अंदर नहीं जा रही थी। हताश होकर मैं उस इंसान के पास आया तो उसने बताया कि चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसने ये भी कहा कि अब मैं खिड़की से अंदर का कुछ नहीं देख पाऊंगा।
तभी उस इंसान ने कहा कि वह सब कुछ एक लॉकेट के जरिए देख सकता है, पर वह लॉकेट मुझे तभी देगा जब मैं लापरवाही न करने का वादा करूं। वो लॉकेट मेरा ही था, जो मेरी माँ ने मुझे मेरे नाना जी की ओर से दिया था। मैं जानना चाहता था कि अंदर क्या हो रहा है, इसलिए मैंने वो लॉकेट ले लिया। लॉकेट को छूते ही मुझे फिर से सब दिखने लगा। वहाँ मैंने जो देखा, वह मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसकाने के लिए काफी था। उस घेरे में अब बस 7 लोग बचे थे और मेरे बड़े पापा एक विशेष पूजा कर रहे थे। थोड़ी ही देर में वे 7 लोग एक एक करके पीले पड़कर गिरने लगे, उनमें मेरा परिवार भी शामिल था। ये सब देखकर मैं वहीं गिर पड़ा। वह बूढ़ा इंसान मुझे अपने साथ ले गया। मुझे एक दिन बाद होश आया, पर मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे अपनों ने ही मेरे परिवार की बलि दे दी। थैंक्स फॉर लिसनिंग क्यूटीज। बाय बाय।